खबरें तफसील से। झारग्राम में टीएमसी की इंतखाबी रैली में वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मरकजी हुकूमत पर जमकर हमले किए। ममता ने मोदी हुकूमत पर मुतालबा करने के बावजूद मगरबी बंगाल को कोरोना की वैक्सीन फराहम नहीं करने का इल्जाम लगाया। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर मगरबी बंगाल की गलत तशहीर करने का भी इल्जाम लगाया है। ममता बनर्जी ने इख्तिदार में आने पर मुफ्त में कोरोना वैक्सीनेशन का वादा किया है। নোটবন্দির নামে মানুষকে গোল্লায় ফেলে দিল। আমি বলছি কোভিডে ইনজেকশন দাও সাধারণ মানুষকে, আমাদের হাতে নেই, ওটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট পারমিশন না দিলে হবে না। আমি বলছি আমি টাকা দেব, আমি চাই জনগণকে বিনা পয়সায় কোভিডের ইনজেকশন সবাইকে দেব, তুমি আমাকে দাও। নরেন্দ্র মোদি দিচ্ছে না, আবার দেখুন কোভিড শুরু হয়েছে। আমরা তো কোভিডে আপনাদের ভালো রেখেছিলাম, আগামী দিনও ভালো থাকবেন, কিন্তু মনে রাখবেন আমি বলছি বিনা পয়সায় দেব, উনি দিচ্ছেন না। কেন দিচ্ছেন না? আজকে যদি আমি সবাইকে টিকা দিতে পারি, পোলিও টিকা দিতে পারি, আমি ম্যালেরিয়া টিকা দিতে পারি, আমি ডেঙ্গুর টিকা দিতে পারি, তাহলে আমি কোভিড শিল্ডের টিকাও দিতে পারি। बीजेपी के स्टार कैंपेनर और हिंदुत्व के चेहरा यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज आसाम के होजाई जिले में चुनावी रैली से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने अयोध्या में जारी राम मंदिर की तामीर को मोदी हुकूमत की बड़ी कामयाबी से ताबीर किया। योगी आदित्यनाथ ने 3 तलाक पर पाबंदी वाले कानून को भी हुकूमत की अहम कामयाबी में शुमार किया। आज प्रातःकाल मुझे मां कामाख्या का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं जैसे ही मंदिर परिसर में पहुंचा, मैंने वहां प्रणाम किया, तब तक मुझे चारों ओर से एक नारा सुनने को मिला। मां कामाख्या देवी के प्रति लोगों के मन में अपार श्रद्धा का भाव है। पूरा देश बड़ी श्रद्धा के साथ यहां पर आकर के मां का अनुष्ठान करता है, उनसे शक्ति अर्जित करता है। लेकिन साथ साथ जैसे मंदिर परिसर में गया था, मुझे एक ही आवाज सुनाई दी थी, और हर एक मुंह से, बच्चे हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, किसी भी उम्र का व्यक्ति एक ही बात कहता था, जय श्री राम, जय श्री राम का। भाइयों बहनों, ये हमारा एक संबोधन है। राम हमारा संबोधन है, हमारा शिष्टाचार है, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारा राष्ट्र का प्रतीक है, और हमारी सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ हमारे पुरोधा भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ट्रिपल तलाक पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। अब 3 तलाक कह करके कोई नारी गरिमा के साथ ठेस नहीं पहुंचा सकता है। 3 तलाक की बात करेगा तो जेल के अंदर भारत की जेलें उसका इंतजार करेंगी। आज फिर एनसीटी तरमीमी बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी के अरकान पार्लियामान ने पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया और गांधी स्टैच्यू के सामने पोस्टर और बैनर हाथों में थामे मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वाज़ेह रहे कि लोकसभा में मोदी हुकूमत ने कौमी राजधानी खिता दिल्ली सरकार तरमीमी बिल पेश किया है। इस बिल में दिल्ली के वज़ीर आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरमियान ताकतों की तकसीम वाज़ेह कर दी गई है। मज़कूरा बिल के जरिए कौमी राजधानी खिता दिल्ली सरकार कानून 1991 में 3 बड़ी अहम तब्दीलियां की गई हैं। कानून के सेक्शन 21 में तब्दीली करके कहा गया है कि दिल्ली असेंबली से पास किए गए किसी भी कानून में सरकार लफ्ज का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर माना जाएगा। सेक्शन 44 में भी बड़ी तब्दीली की गई है, जिसके मुताबिक दिल्ली हुकूमत या असेंबली के जरिए लाए गए किसी भी फैसले पर अमलावरी से कबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की राय लेना लाजमी बनाया गया है। सेक्शन 24 का दायरा भी बढ़ाया गया है। इस सेक्शन में लेफ्टिनेंट गवर्नर को कुछ मामलों में असेंबली के जरिए पास कानून को मंजूरी देने से मना करने का इंतजाम किया गया है। बिल पेश किए जाने के बाद दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने मरकज की मोदी हुकूमत पर इस बिल को लेकर नाराजगी जाहिर की है। देखिए, दिल्ली के अंदर एक चुनी हुई सरकार को खत्म करके एलजी का शासन एक असंवैधानिक बिल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती है। दिल्ली की जनता ने प्रचंड बहुमत से एक सरकार चुनी है। उस सरकार का क्या मतलब रह जाएगा? लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा? बाबा साहेब के संविधान का क्या मतलब रह जाएगा? आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा, महिलाओं को बस की यात्रा फ्री जैसी तमाम योजनाएं दिल्ली में लागू करके
उसकी लोकप्रियता आज पूरे दुनिया में बढ़ रही है, पूरे देश में बढ़ रही है। गुजरात तक में हम चुनाव जीत रहे हैं। इसी बात से बौखलाकर दिल्ली की सरकार को खत्म किया जा रहा है और एलजी का शासन लाया जा रहा है। और एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, भारत के सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का जो फैसला है, उस फैसले को भी बदला जा रहा है। संविधान पीठ ने स्पष्ट तौर पे कहा है, 3 विषयों को छोड़ के पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन, बाकी सारे मुद्दे दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास होंगे। आप उन सबको बदल के आप कह रहे हैं कि एलजी माने सरकार, एलजी ही सब कुछ है। फिर इस सरकार का, इस चुनाव का, इस लोकतंत्र का मतलब क्या रह गया? मुख्यमंत्री जी भी आएंगे और बाकी सारे लोग भी वहां पर पहुंचेंगे और हम सब लोग सड़क से लेकर संसद तक इस बिल का विरोध करेंगे, इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिजाइया का तैयारा मिग 21-22 हादसे का शिकार। आज सुबह टेक ऑफ के दौरान हादसे का शिकार हो गया है। तैयारा काबे ट्रेनिंग मिशन के लिए उड़ान भर रहा था। फिजाइया के ग्रुप कैप्टन ए गुप्ता की इस हादसे में मौत हो गई है। हादसे की जांच के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, फिजाइया के हवाले से यह खबर आ रही है। फिजाइया का तैयारा मिग 21-22 हादसे का शिकार। तो आपको बता दें, फिजाइया का तैयारा मिग 21-22 हादसे का शिकार हो गया है। आज सुबह टेक ऑफ के दौरान हादसे का शिकार हुआ। तैयारे का बेट ट्रेनिंग मिशन के लिए उड़ान भर रहा था और इस हादसे में फिजाइया के ग्रुप कैप्टन ए गुप्ता की मौत हो गई है और इस हादसे को लेकर जांच के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। तो फिजाइया का तैयारा मिग 21-22 हादसे का शिकार हुआ है, जिसमें फिजाइया के ग्रुप कैप्टन ए गुप्ता की इस हादसे में मौत हो गई है। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, पीएम मोदी की वुज़राए आला के साथ मीटिंग जारी है। कोरोना से मुकाबले में रियासतों की कोशिशों का ले रहे हैं जायजा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बेशतर रियासतों के वुज़राए आला मौजूद हैं। पीएम ने तेज रफ्तारी से टीकाकारी मुहिम को आगे बढ़ाने पर रियासतों की सताइश की है। महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश और दिल्ली पर कुछ सावधानियां बरत करके, कुछ इनिशिएटिव लेकर के हमें जनता को परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है। अपने प्रयासों में हमें अपने पुराने अनुभवों को शामिल करके रणनीति बनानी होगी। हर राज्य के अपने अपने प्रयोग हैं, अच्छे प्रयोग हैं, अच्छे इनिशिएटिव हैं। कई राज्य दूसरे राज्यों से नए नए प्रयोग सीख भी रहे हैं। लेकिन अब 1 साल में हमारी गवर्नमेंट मशीनरी को नीचे तक ऐसी स्थितियों में कैसे काम करना, करीब करीब ट्रेनिंग हो चुकी है। अब हमें प्रोएक्टिव होना जरूरी है। हमें जहां जरूरी हो, और ये मैं आग्रहपूर्वक कहता हूं, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का विकल्प भी किसी भी हालत में ढिलास नहीं लानी चाहिए। इस पर बड़े आग्रह से काम करना चाहिए। जिलों में काम कर रही पैंडेमिक जो रिस्पांस टीम्स को कंटेनमेंट और सर्वेलेंस एसओपीस, इसकी रीओरिएंटेशन की आवश्यकता हो, वो भी किया जाना चाहिए। फिर से एक बार 4 घंटे 6 घंटे के लिए बैठ करके चर्चा हो, हर लेवल पे चर्चा हो, सेंसिटाइज भी करेंगे, पुरानी चीजें याद भी करा देंगे और गति भी ला सकते हैं। और इसके साथ ही टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, इसको लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जैसे कि हम पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं। हर संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट को कम से कम समय में ट्रैक करना और आरटी-पीसीआर टेस्ट रेट 70% से ऊपर रखना बहुत अहम है। हम ये भी देख रहे हैं कि कई राज्यों में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग पर ही ज्यादा बल दिया जा रहा है और उसी भरोसे गाड़ी चल रही है। जैसे केरल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत तेजी से बदल की जरूरत है। इन सभी राज्यों में, मैं तो चाहता हूं देश के सभी राज्यों में हमें आरटी-पीसीटी टेस्ट और बढ़ाने पर जोर देना होगा। एक बात जो बहुत ध्यान देने वाली है वो ये
तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम रियासतों के वज़राए आला के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें वो कोरोना की सूरत हाल को लेकर तबादले ख्याल कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी एनसीटी तरमीमी बिल की मुखालिफत में जंतर मंतर पर एहतजाज करने जा रही है। आप लीडर गोपाल राय के मुताबिक मरकजी हुकूमत जबरदस्ती दिल्ली का इख्तियार हथियाने की कोशिश कर रही है और मरकज की इस कोशिश के खिलाफ आप जमहूरी रास्ता इख्तियार करते हुए मुखालिफत करती रहेगी। दिल्ली के अंदर दोबारा सरकार नहीं बनी भाजपा की, एमसीडी में 0 सीट पर आई, दिल्ली सरकार के कामों की लोकप्रियता चारों तरफ बढ़ रही है, तो अब पुनः भाजपा जो है इस तरह के संकट को पैदा कर रही है जिससे कि काम रोका जा सके। मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। आज के प्रदर्शन में क्या रहेगा सर? देखिए, आज दिल्ली के लोगों की तरफ से, क्योंकि संविधान विरोधी तो है ही, ये जन विरोधी है। संवैधानिक अधिकार नहीं है भाजपा के पास इसे चेंज करने का, लेकिन नैतिक अधिकार भी नहीं है। तो ऐसे में जो ये एक लोकतंत्र विरोधी, जन विरोधी जो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता के अहंकार में करने जा रही है, उसके खिलाफ हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को उठाएंगे कि इस तरह की तानाशाही पर रोक लगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रस्ताव रखा है उसको वापस लिया जाए और दिल्ली जिस तरह से स्मूथ तरीके से चल रही है वो चलती रहे। अभी कोविड का संकट आया, दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर के काम किया, कोई दिक्कत नहीं आई। तो मेरे ख्याल से ये जबरदस्ती पूरे दिल्ली को डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है और ये राजनीतिक इंटेंशन से हो रही है, जो ठीक नहीं है। दूसरी जानिब बीजेपी आम आदमी पार्टी के इल्जामात पर पलटवार कर रही है। तो दिल्ली की जनता ने आपको चुना था काम करने के लिए। आपने ना केवल अपना काम नहीं किया, बल्कि आपने दूसरे लोगों को काम नहीं करने दिया। इस कारण से कानून में बदलाव आया है। लेकिन मैम, और स्पष्टता आई है। बदलाव मतलब स्पष्टता आई है। जो दिल्ली की व्यवस्था है वही दिल्ली की व्यवस्था है और उस व्यवस्था में आपको क्लैरिटी नहीं थी। अब आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि दिल्ली में किसका क्या अधिकार है और किसका क्या कर्तव्य है। आप अपने अधिकार के नाम पर अपने कर्तव्यों से भागते थे, अब आपको भागने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मैम, आम आदमी पार्टी के नेता तो ये कह रहे हैं ना कि चुनी हुई जो सरकार है, भैया चुने हुए केवल आप हैं, हम चुने हुए नहीं हैं, या एमसीडी के काउंसिलर चुने हुए नहीं हैं। सभी चुने हुए हैं ना। आप अपने चुने होने के कारण बाकी लोगों की जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दें, ये इसके लिए तो दिल्ली ने आपको नहीं चुना। आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए। मरकज के एनसीटी तरमीमी बिल की मुखालिफत में अब कांग्रेस भी मैदान में उतर चुकी है। जंतर मंतर पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के सैकड़ों कारकुनों ने मरकज के इस बिल की जमकर मुखालिफत की और इसे वापस लेने का मुतालबा किया। कांग्रेस ने मरकज के इस इकदाम को आवाम के जरिए मुंतखब हुकूमत के कामकाज में दखल अंदाजी करने से ताबीर किया है। के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली कांग्रेस की तरफ से। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी हमारे साथ है बात करने के लिए। अनिल जी, किस तरह से आपको ये लगता है कि ये बिल लोकतंत्र के लिए खतरा है और दिल्ली के मुख्यमंत्री को कमजोर करने की कोशिश है? देखिए, जिस तरह से अमेंडमेंट बिल लाया गया है, इसको लगभग 50 दिन पूर्व भारत की कैबिनेट यानी कि भारत सरकार की कैबिनेट में भी लाया गया। ये जिस तरह से कानून आज पार्लियामेंट में पास हुआ है, ये सीधे तौर पर इफेक्ट डालेगा चुनी सरकारों के निर्णयों पर। अब कोई भी कानून या कोई भी प्रशासनिक निर्णय लेने से पहले आपको दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से इजाजत लेनी पड़ेगी, यानी कि उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सीधे तौर पर मैं कह सकता हूँ, आज कोई भी चुनी सरकार, आज बेशक चाहे अरविंद केजरीवाल की सरकार है, भविष्य में कोई भी सरकार होगी, वो सीधे तौर पर जनता के जुड़े हुए जो फैसले हैं, जो उनकी नीतियां हैं, जो उनके निर्णय, वो नहीं ले पाएगी और सीधे सीधे कमांड जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी जा रही है। यहाँ प्रश्न उठता है, चुनी सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार है। यही अरविंद केजरीवाल जहाँ पूर्ण राज्य के दर्जे की बात करते थे, भाजपा पूर्ण राज्य के दर्जे की बात करती थी, वहीं पर सरकारों के दर्जे को और घटाया जा रहा है और सीधे तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की ताकतों को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। दिल्ली को अपना तालीमी बोर्ड मिल गया है। दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को रजिस्टर करा लिया गया है। हाल ही में दिल्ली काबीना की मीटिंग में दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तश्कील की मंजूरी दी गई थी। फिलहाल दिल्ली में सीबीएसई की जानिब से मंजूरी दी जा रही थी। चंद स्कूलों में आईसीएसई की जानिब से भी मंजूरी है। अब मंजूरी मिलने के बाद शुरुआत में दिल्ली सरकार के 20 से 25 सरकारी स्कूलों को दिल्ली बोर्ड ऑफ एजुकेशन से एफिलिएटेड किया जाएगा। बाद में सभी स्कूल इसके जिम्न में आएंगे। बता दें कि दिल्ली में 1000 सरकारी स्कूल हैं, जबकि 1700 स्कूल प्राइवेट हैं।
हाल ही में दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने एक समिति का गठन किया था जिसका नाम दिया गया था दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी कि दिल्ली सरकार का अपना एक बोर्ड होगा और अब इस बोर्ड को रजिस्टर्ड करा दिया गया है जिसका नाम है दिल्ली बोर्ड ऑफ एजुकेशन। शुरुआती दौर में 2020 से 2025 तक सरकारी स्कूलों को इससे एफिलेटेड किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में 1000 सरकारी स्कूल और 1700 प्राइवेट स्कूल हैं और जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को रजिस्ट्रेशन करवाया है, यानी कि अब दिल्ली सरकार का अपना एक बोर्ड होगा, क्योंकि दिल्ली में तमाम जो स्कूल हैं वो सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल्स बोर्ड से एफिलेटेड हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार का ये जो बोर्ड बनाया गया है और जिस तरीके से दिल्ली सरकार लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने का दावा करती रही है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की बात करती रही है, ऐसे में दिल्ली स्कूल की तरफ से ये जो दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बनाया गया है, अब ये देखना होगा कि ये किस तरीके से बोर्ड आगे आने वाले समय में बच्चों के फ्यूचर के लिए कारगर साबित होता है, क्योंकि शुरुआती दौर में सरकारी स्कूलों को इससे एफिलेटेड किया जाएगा और उसके बाद फिर जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको भी यहाँ पर एफिलेटेड किया जाएगा। तो 2020 से लेकर 2025 के दौरान सरकारी स्कूल के जो हैं एफिलेशन वो इस बोर्ड के जरिए किए जाएंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार का मानना है कि दिल्ली में शिक्षा के बेहतर कदम के लिए दिल्ली सरकार लगातार काम करती रही है। तमाम तरीके की रणनीति यहाँ पर बनाई गई है और इसी के तहत अब दिल्ली सरकार ने अपना एक बोर्ड बनाया है और इसके जरिए दिल्ली के तमाम जो बच्चों को एजुकेटेड किया जाएगा, उनको शिक्षित किया जाएगा और जिस तरीके से वर्ल्ड क्लास शिक्षा का दावा दिल्ली सरकार का है, तो अब ये देखना होगा कि दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन किस तरीके से आने वाले दिनों में बच्चों को शिक्षित करता है। कैमरा पर्सन जगदीश उप्रेती के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। लास्ट बेंचर थी या टॉपर? कथक या हिप हॉप? अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया, न्यूज़ 18। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। किशनगंज से कांग्रेस एमपी मोहम्मद जावेद ने आज पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया और किशनगंज में एएमयू के सेंटर के लिए फंड रिलीज करने का मुतालबा किया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए मोहम्मद जावेद ने कहा कि एएमयू किशनगंज के लिए मुख्तस की गई 136 करोड़ रुपए में से महज 10 करोड़ की रकम ही दी गई है, इसलिए बाकी की रकम जल्द एएमयू किशनगंज के हवाले की जाए ताकि यूनिवर्सिटी माशी तंगी से दो चार ना हो। बात करते हैं बिहार के किशनगंज से लोकसभा सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद से। सर, आप गांधी प्रतिमा के सामने संसद भवन परिसर में धरना दे रहे हैं। 8 मार्च से जब से सेशन शुरू हुआ है दोबारा, तब से आप धरना दे रहे हैं, क्या डिमांड है आपकी? हमारा सिंपल सा डिमांड है कि एएमयू सेंटर जो
यूपीए सरकार के तरफ से किशनगंज के साक्षरता के नीच स्तर को देखते हुए दिया गया और 136 करोड़ एलोकेट किया गया। श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी नेता और यूपीए चेयरपर्सन ने आके वहाँ पे शिलान्यास किया। उसका अभी तक सिर्फ 10 करोड़ रुपया दिया गया है। हमारा सिंपल सा मांग है कि जो बाकी राशि है फ़िलहाल वो जल्द से जल्द दिया जाए ताकि हमारे ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो सके और जो बाकी कोर्सेज़ हैं वो स्टार्ट हो सके। केंद्र सरकार के सामने आपने अपनी बात रखी है? जी, हमने कई मर्तबा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लिखित, आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर को, आदरणीय एचआरडी मिनिस्टर को लिख के दिया है। कई मर्तबा हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में 0R के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से, अलग अलग मौके पे स्पीच के माध्यम से रिक्वेस्ट किया, लेकिन अभी तक वो जो बाकी रकम है वो नहीं एलोकेट किया, ना ही हम लोग को दिया, जिसके वजह से काफ़ी कठिनाई हो रही है और नए कोर्सेज नहीं जुड़ पा रहे हैं। क्या कारण रहा कि इतने फोरम पर उठाने के बाद भी आपकी बात नहीं सुनी जा रही है? तो ये तो सिंपल है कि अब पूरे हिंदुस्तान के लोग जान गए हैं कि मोदी जी कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। उनका जो ये कहना कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका में शायद किशनगंज के वासी नहीं है या वहाँ की आबादी में ज़्यादातर आबादी अल्पसंख्यकों की है, इस वजह से उनका ध्यान उस तरफ नहीं है। खैर, जो भी वजह हो, कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसको साक्षरता का मौका ना दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिहार में किशनगंज से कांग्रेस के लोकसभा सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद। कैमरामैन अंकित के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। मुल्क में कोरोना के 28,903 नए मामलों की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता 3 महीनों में ये एदाद सबसे ज्यादा है। एदादो-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 188 लोगों की मौत हुई है। पिछले 2 महीनों में अमवात की तादाद भी सबसे ज्यादा है। तकरीबन 27 रियासतों में कोरोना के एक्टिव मामलों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, जिसमें से महाराष्ट्र रियासत सरे फहरिस्त है। मुल्क में अब तक कोरोना से 1,59,044 अफराद की जान जा चुकी है, जबकि मुल्क में अभी कोरोना के 2,34,406 एक्टिव मामले हैं। दूसरी तरफ कोरोना को मात देने के लिए टीकाकारी मुहिम भी लगातार जारी है। अब तक मुल्क में 3,50,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका दिया जा चुका है। गुज़िश्ता 15 दिनों में कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में एक बार फिर आई तेजी ने मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन की दूसरी लहर का खतरा पैदा कर दिया है। महाराष्ट्र, केरल के बाद अब पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश के कई शहरों में रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिए जाने के बाद दिल्ली और एनसीआर में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मेरठ में महकमा सेहत इस तरह के नए मामलों पर नजर रखने के साथ साथ एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की लोगों से अपील कर रहा है। आज यहाँ पे 19 केसेस कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन ये सारे केसेस नए केसेस हैं। 18 केसेस नए हैं, एक कांटेक्ट है। तो ये बहुत चिंता का विषय है कि जब अभी तक कुछ दिनों पहले तक जहाँ पे 1, 2 या 0 केस रिपोर्ट हो रहे थे, अचानक ये केसेस बढ़ रहे हैं। इसके अंदर मैं कहूँगा कि लोगों को ज़रा धैर्य रखना चाहिए, लेकिन जनता की लापरवाही है, उस लापरवाही की वजह से मैं मानूंगा कि केसेस बढ़ने शुरू हो रहे हैं। सियासतदान अवामी मुकामात पर बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, जबकि सियासतदानों को एक मिसाल कायम करते हुए आवाम की सरबराही करनी चाहिए। ऐसे में न्यूज 18 तमाम से अपील करता है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और कोरोना से खुद को महफूज रखें। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।
प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर को अजान की आवाज पर ऐतराज है। अजान को रोकने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव ने फज्र की अजान से नींद में खलल पड़ने की शिकायत की है और पुलिस इंतजामिया से लाउड स्पीकर से अजान देने पर रोक लगाए जाने का मुतालबा किया है। वाइस चांसलर ने इलाहाबाद के कमिश्नर और आईजी समेत तमाम आला अफसरान को दरख्वास्त भेजी है। उन्होंने कहा कि रमजान शुरू होने वाले हैं और इससे और भी ज्यादा खलल पड़ेगा। संगीता श्रीवास्तव शहर के पौश इलाके सिविल लाइंस में रहती हैं। माननीय वीसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक पत्र मेरे भी संज्ञान में आया है, जो उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को लिखा है कि एक निश्चित डेसिबल से ऊपर माइक के द्वारा अजान होती है जिससे उनको डिस्टर्बेंस होता है। तो हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं और उसमें जांच करके, और ये भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन है कि 10 बजे शाम से सुबह 6 बजे के बीच में कोई नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। कोई भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम से एक लिमिट के बाद प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए, आवाज़ नहीं होनी चाहिए, और यदि किन्हीं कारणों से ऐसा होता है तो उसकी स्पेसिफिक अनुमति होनी चाहिए, अन्यथा ये अवैध है। और इस पर मैं तत्काल अध्ययन करके कार्रवाई करूंगा, जिससे कि जो माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन किया जाए। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।